हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स की कुछ बातें करी थी। उसके बाद आज हमें बेसिक टर्म्स में आगे बढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। फटाफट से हमने एक रिकैप ले लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इकोनॉमी में कितने टाइप्स के गुड होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर आता है। नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं और कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर नहीं आते हैं। सिटीजनशिप क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया है। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट क्या कहलाती है, ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट क्या कहलाती है, इस पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर सर्विसेज क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सारी बेसिक टर्म्स के अंदर ही आते हैं। तो फटाफट से टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी में आते हैं कि एक इकोनॉमी में कितने टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या कंज्यूम होते हैं, टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 में देखेंगे फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स के भी 2 सब टाइप्स फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनल गुड्स वो होते हैं, देखिए, जो अपने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। सिर्फ 2-4 शब्दों में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है आप ये समझिए। जब कोई प्रोडक्ट, सपोज ये मार्कर है, अगर ये बन रहा था तो ये अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब तक था तो इसकी प्रोडक्शन की वो बाउंड्री थी। मतलब इसकी टिप अलग थी, यहाँ इसकी बॉडी अलग थी, इसका पीछे का अंदर का जो मटेरियल है वो अलग अलग था। फिर इसके बाद सब प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद इसमें फिर एक कैप लग गई है, फाइनली प्रोड्यूस्ड हो चुका है। फाइनली प्रोड्यूस हो गया, रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी है ये मार्केट में जाने के लिए। तो फाइनली बन गया है, अपनी प्रोडक्शन बाउंड्रीज ने क्रॉस कर ली है, इसको वेयर हाउस में डाल दिया गया है। अब यहाँ से ये मार्केट में सप्लाई हो जाएगा। तो इसने अपनी जो इंडस्ट्री, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, उसके अंदर का प्रोसेस पार कर लिया। तो ये फाइनल गुड हमारा है। इसमें अब 2 कैटेगरी होती है। पहला होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप जाके मार्केट से उसको ख़रीद करके खुद कंज्यूम कर रहे हैं, आप ही उसके कंज्यूमर हैं, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जैसे ही आए वैसे ही वो मार्केट में बिक गए और कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर के नहीं होते। फॉर एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। जैसे ये मैंने बनाया है स्क्रू, ये क्या है, एक स्क्रू है, ये बोल्ट है। स्क्रू और बोल्ट आप समझते होंगे ना, जो लगते हैं हर जगह स्क्रू टाइट करने के लिए, पीछे से बोल्ट लगता है उसका। तो स्क्रू और बोल्ट है। तो स्क्रू और बोल्ट जब प्रोड्यूस हो चुके हैं, बन चुके हैं, मेटल यूज़ करके उनका शेपिंग होकर फाइनली डिब्बे में डाल के ना बेच दिया गया, जब ये मार्केट में उतर गए, उसके उतरने के बाद ठीक है, अगर वो किसी कंज्यूमर के थ्रू यूज़ हो रहे हैं तो ओके। बट अगर किसी मशीनरी को बनाने में, देखिए मशीनें वगैरह बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, तो उसमें स्क्रू और बोल्ट्स लगते ही लगते हैं। तो अगर वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं किसी और चीज़ को बनाने के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट तो पहले थे, बट एज अ रॉ मटेरियल फिर से यूज़ हो रहे हैं, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में फर्दर किसी और के उसमें अब चले गए। ये देखिए, अगर किसी इंसान को यहाँ पर स्क्रू और बोल्ट बनाना था, उसने बना दिया, उसने प्रोड्यूस कर दिया, पर किसी और इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत थी कुछ और बनाने के लिए, तो उसने उसको प्रोड्यूस करने के लिए ख़रीदा है, वो चीज़ बनाने के लिए ख़रीदा है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर क्लियरली 2 लाइन में मैंने लिख रखा है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल यूजर। फाइनल यूजर जो उसे रेडी हो यूज़ करने के लिए, वो आपका फाइनल गुड्स होता है, जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ओके, सो सेकंड टाइप हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स भी बहुत ही ईजी है, इसका सिंपल मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियरली मैं बता दूँ, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रेडी टू यूज़ होते हैं, उनको फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी बाउंड्री में होते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल होते हैं तो वो इन प्रोसेस चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कर्ड बनाना है, ठीक है, दही बनाना है, तो हमें मिल्क की ज़रूरत है। तो मिल्क जो मेरे प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आता है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं कर्ड बनाने के लिए, तो मिल्क को इंटरमीडिएट इस स्टेज पे बोला जा रहा है क्योंकि वो कर्ड बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। बट अगर हम मिल्क को डायरेक्टली कोई कंज्यूम कर लेता है ख़रीद करके, उससे कर्ड नहीं बनाता है, तो क्या वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा? इसका आंसर है हाँ, वो कंज्यूमर गुड्स उस कंडीशन में कहलाएगा। पर ऐसा क्यों? ठीक है, अब किसी भी गुड्स का
हमेशा याद रखिएगा, आपको एंड यूज़ देखना होता है। क्या देखना होता है? एंड यूज़, कि अंत में उसका इस्तेमाल आखिर किस लिए हो रहा है। अगर उसका यूज़ कंज्यूमर के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है तो वो क्या है आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर उस प्रोडक्ट का यूज़, उस गुड्स का यूज़ किसी और चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंज्यूमर है, इसे मिल्क पीने का मन किया, इसने ख़रीदा, इसने बॉयल किया, उसको पी लिया, तो ये आपका क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड, रेडी टू यूज़ था, उसने पूरा पी लिया। बट अगर इसका दही बना करके, कर्ड बना के इसको बेचना है, तो वो क्या करेगा? इस दूध का क्या करेगा? कर्ड बनाएगा और जगह जगह जाकर इसको सेल कर देगा। तो उसने क्या किया? मिल्क को यहाँ पर, दूध को यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज़ किया, उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में जाके बेचा। जबकि मिल्क यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर मिल्क का एंड यूज़ रॉ मटेरियल की तरह था, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। पर अगर ये इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है तो वहाँ पर वो फाइनल कंज्यूमर गुड माना जाएगा। तो गुड्स का हम एंड यूज़ देख के जज करते हैं कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल। ओके, सो आपका थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट्स के बारे में हमने बात कर ली है, मैंने आपको बता दिया, वो एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि जज करेंगे कैसे कि क्या वो इंटरमीडिएट है या फाइनल कंज्यूमर गुड है। अब नेक्स्ट आपके सिंपल है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर एवरीडे लाइफ में यूज़ करता है। और जो कंज्यूमर एवरीडे लाइफ में यूज़ करता है उसको भी यहाँ पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये चारों कैटेगरीज को हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे आ गए हैं 4 कैटेगरीज। अभी 4 कैटेगरीज क्या क्या हैं? पहला है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स सिंपली वो गुड्स होते हैं जो सालों साल चलते हैं। ठीक है, अगर आपने उन्हें एक बार ख़रीद लिया तो कम से कम 5 से 7 साल या 10 साल तक भी वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन एटलीस्ट वो 10 ईयर्स चलती है अगर सेमी ऑटोमेटिक होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, ओके, हमें रिप्लेस करने पड़ जाते हैं। ड्यूरेबल जो बहुत सालों साल चलते हैं, फर्नीचर वगैरह, आपका जितनी भी चीज़ें हैं। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, वन टाइम यूज़ एंड थ्रो। ठीक है, सिंगल यूज़, जैसे नैपकिन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार न्यू यूज़ करते हैं, स्नीज करने के बाद उसको हम बार बार यूज़ नहीं करते, हम उसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्विसेज। सर्विसेज को हम नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है नॉन मटेरियल गुड्स, क्योंकि सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड होती हैं, मिलती हैं, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होती, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, पर एक तरीके से हम उन्हें कंज्यूम तो करते हैं ना। तो ये आपके 4 आपके कंज्यूमर गुड्स के फॉर्म है। इनको मैंने लिख रखा है, ये ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन में लिख रखा है क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, आपको उनका सिर्फ ड्यूरेशन ही बताना है कि कितने कितने साल चलेंगे, कितने महीने चलेंगे, कितनी बार चलेंगे। ओके, सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स, दे डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट आपका है डेप्रिशिएशन। अब चलिए इसकी तरफ चलते हैं। हम सुना सुना लग रहा होगा आपको डेप्रिशिएशन, क्लास 11th पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। 2 टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल्स की आपका डिटेल में था, होते हैं 8 टाइप्स के हैं कि कितने मेथड्स होते हैं ना डेप्रिशिएशन लगाने के, 8 टाइप्स के होते हैं। 2 आपके सिलेबस में थे, 11th में आपने पढ़े SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDM, रिटन डाउन मेथड। तो डेप्रिशिएशन एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी किसी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें रिडक्शन आना, उसकी कमी आना ड्यू टू नॉर्मल वियर टियर। जैसे आप कुछ खरीदते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने एक घर खरीदा है, ठीक है, ब्रांड न्यू घर था, बिल्डर ने बनाया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम नया चमचमा रहा था। पर 10 साल बाद मेंटेनेंस ऑब्वियसली मांगेगा। 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 साल बाद एक घर मेंटेनेंस मांगने लगता है, ये उसकी पेंटिंग मांगने लगता है, थोड़ा बहुत रिपेयर मांगने लगता है, जो उसकी लूज टूल्स होते हैं जैसे नल वगैरह हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होती रहती है। ठीक है, पाइपिंग में प्रॉब्लम आती है, कहीं लीकेज आता है तो वो ठीक कराना पड़ता है। तो अगर एक फिक्स एसेट आपने ख़रीदा है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डेप्रिशिएशन में घर बोल रही हूँ मैं, लैंड नहीं बोला मैंने। डेप्रिशिएशन अगर कोई सी चीज़ पे नहीं लगता है वो एक लैंड होता है। ज़मीन का टुकड़ा आपने ख़रीदा है तो वो कभी डेप्रिशिएट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। अगर आपने कोई घर खरीदा है, हाँ उस बिल्डिंग की वैल्यू ज़रूर कम होगी पर उस ज़मीन की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ओके, तो ये मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है, घर की करनी पड़ती है। ज़मीन के रेट हमेशा 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 बढ़ते ही रहते हैं। गोल्ड फिर भी एक बार डेप्रिशिएट करता है, ठीक है, लैंड नहीं। यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, धीरे 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 ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हमने स्कूटी खरीदी, बाइक खरीदी या कार खरीदी, उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है।
आपने 1,50,000 की अगर ख़रीदी है तो आप बेचने जाओगे आपको उतने रुपए नहीं मिलेंगे, चाहे आपने उसको 10 दिन ही क्यों नहीं चलाया, थोड़ा बहुत टायर घिस जाता है, किलोमीटर चल जाती हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन सिंपल नॉर्मल वियर टियर से, नेचुरल क्लैमिटी से नहीं, वो तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस पे आएगा। जब नॉर्मल हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, तो उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लास 11 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसके कुछ नाम होते हैं, हम उसे भी जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने, डेप्रिसिएशन क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल वियर टियर से फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना। इसके कुछ अदर नेम्स हैं जो न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि डेप्रिसिएशन है, इस नाम से आ सकता है। तो ये आपके मैंने 4-5 नाम लिखे हैं। पहला है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कैपिटल, नेक्स्ट है कैपिटल कंजप्शन, नेक्स्ट है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये 4-5 नाम, डेप्रिसिएशन ही इसका मतलब होता है अगर आप उसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारे न्यूमेरिकल्स के बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होंगे। अगर आपको बेसिक्स आएंगे तो ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आंख बंद करके एकदम से कर पाएंगे फटाफट से, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपने बेसिक्स देखे हैं, टर्म्स देखे हैं, इनका मतलब समझा है, डेप्रिसिएशन क्या आपको पता है क्या है नहीं है, आपको अच्छे से क्लियरिटी है इन चीज़ों में, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन, जो आगे की वीडियो में बताती चलूँगी आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो समझ लीजिए जो न्यूमेरिकल का बेस पार्ट है वो इसके बाद की वीडियो से शुरू हो जाएगा। उससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको इंपॉर्टेंट है ताकि इसे जज कर पाओ क्या आइटम्स आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, क्या आइटम नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ईजी है, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, 1 लाइन इसका आंसर होता है। कभी पूछे आपको इन्वेस्टमेंट कोई क्या होती है, कभी ये मत कहना कहीं कुछ इन्वेस्ट करना, बात तो वही हो गई ना, इन्वेस्ट करना ही तो बोल दिया आपने। तो कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस जो होता है सिंपली उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का क्यों, देखो पैसे से पैसा बनता है, कहते हैं ना पैसा लगाओ तो पैसा बनेगा, कि पैसा पैसे को खींचता है। तो पैसा आप कहीं लगाते हैं ना, जैसे एग्जांपल आपने घर खरीदा, ठीक है, उसको रेंट पे लगा दिया, घर से पूरा रेंट आ रहा है, उस तो रेंट आते जा रहा है, तो आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उससे पैसा बन भी तो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये 2 टाइप्स की होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये कहती है जब आप फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सिंपली, इन्वेंट्री आपको मतलब पता ही होता है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है उसमें चेंज आता रहता है, उसको फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, तो मेंटेन करने के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए इन्वेंट्री का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने क्लियरली लिख रखा है ये 3 चीज़ों को मतलब इन्वेंट्री होता है, ऐसे में इन्वेंट्री कहते हैं। पहला तो फिनिश गुड्स जो अनसोल्ड रखे रह जाते हैं वो इन्वेंट्री होती है। दूसरा सेमी फिनिश गुड्स जो अभी भी प्रोसेस में चल रही होती है। थर्ड है आपका रॉ मटेरियल। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं ना सामान की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन सामानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम इन्वेंट्री टर्म देते हैं। अगर किसी हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस की बात कर रहे हैं, कहीं और की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कोई सामान रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक लेते हैं। ओके, तो होप्स आपको ये सारे बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें एग्जाम्स के बाद हेल्प मिले सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि मैंने टर्म 2 से ही वीडियो शुरू कर रखे हैं। ओके, थैंक यू।